गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपन प्रीवियस क्लास में चर्चा कर रहे थे महात्मा गांधी को लेकर के, और महात्मा गांधी के जो प्रमुख विचार थे राजनीति विज्ञान में, अपन उनके विचारों का जो अध्ययन अपन करते हैं, उनको जब अपन उनके विचारों को अपन जब देखते हैं, गांधी जी के जो विचारों का जब अपन अध्ययन करते हैं, तो उनके जो महत्वपूर्ण जो विचार थे, यानी गांधी जी के संपूर्ण चिंतन की जो आधारशिला थी वो सत्य और अहिंसा उनकी बुनियाद थी। और उसी बुनियाद पे उन्होंने अपने जो विचार थे वो प्रस्तुत किए थे। गांधी जी खुद ने भी ये कहा था कि मेरे गांधी के बाद कोई वाद जो है, कोई विचारधारा जो है वो नहीं रहेगी। अर्थात गांधी जी का जो उद्देश्य जो था वो किसी वाद को या विचारधारा को जन्म देना नहीं था। लेकिन फिर भी गांधी जी के विचारों की अगर अपन वर्तमान समय के अंदर भी उनको देखें तो उनके विचारों की जो प्रासंगिकता है वो वर्तमान में भी अपने को दिखाई देती है। क्योंकि वर्तमान इस दौर में जब अपन सामाजिक विचारों को लेकर के या आर्थिक क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जब अपन बातचीत करते हैं, तो निश्चित तौर से गांधी जी ने जो अपने विचार दिए थे वो कहीं ना कहीं उनकी एक आधारशिला के रूप में कार्य करते हैं। आज अपना जो टॉपिक जो रहेगा वो है गांधी जी के आर्थिक विचार, यानी गांधी जी ने भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी उसमें किस प्रकार के सुधार की जो बात थी उन्होंने कही थी। इससे पहले अपन प्रीवियस क्लास में अपने गांधी जी के परिचय को पढ़ा था, उनकी पुस्तकों को पढ़ा था। इसके बाद गांधी जी के अहिंसा को लेकर के गांधी जी ने जो विचार दिए थे उनको पढ़ने का प्रयास किया था। गांधी जी ने सत्य को लेकर के जो विचार दिए थे उनको पढ़ा था। एक और कंसेप्ट है उनका सत्याग्रह को लेकर के, वो भी अपन अगले क्लास में अपना प्रयास रहेगा कि अपन गांधी जी के सत्याग्रह संबंधी जो विचार थे उनको भी अपन समझने का और पढ़ने का प्रयास करें। तो आज अपन शुरुआत करते हैं आर्थिक विचारों की। अब आप देखते हो कि गांधी जी ने जो आर्थिक विचार दिए थे, उस समय भारत जो था वो एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था। भारत ब्रिटिश सरकार का एक उपनिवेश था। अर्थात भारत की संपूर्ण प्रकार की जो गतिविधियां थी वो सारी की सारी अंग्रेजी शासन सत्ता के अधीन थी। अब उस दौर में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल एक जर्जर स्थिति में थी। क्योंकि ब्रिटिश सरकार की कार्यशैली की अपन जब चर्चा करें तो अपन देखते हैं कि यहाँ बहुत सारी ऐसी विकट स्थितियां उत्पन्न होती हैं। भारत का उस संदर्भ में भारत के राजनीतिक विकास या भारत के आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, इसमें सुधार की बहुत आवश्यकताएं थी, बहुत अधिक आवश्यकताएं थी। इसलिए गांधी जी ने पर्टिकुलर आर्थिक क्षेत्र में किस प्रकार के सुधार किए जा सकते हैं, क्योंकि अंग्रेजी सरकार की जो दमनकारी नीतियां थी जिसके कारण भारत के जो बड़े बड़े उद्योग के जो क्षेत्र थे उन पे उनका एकाधिकार था। भारत अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि भारत का जो कच्चा सामान जो था, कच्चा जिसको अपन सामान बोलते हैं, उसको वो विदेशों में भेजने लगे, वहां से तैयार वस्तुओं को भारत में भेजने लगे। इसलिए भारत की जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था, गांवों की जो आर्थिक स्थिति थी, जो कुटीर उद्योगों पर निर्भर करती थी, वो धीरे धीरे नष्ट हो गए थे। तो गांधी जी ने कहीं ना कहीं पूंजीवाद का विरोध किया है। गांधी जी ने औद्योगिकरण की जो नीति थी उसका विरोध किया है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की जो दमनकारी नीति थी जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो जर्जर हो चुकी थी। तो उसमें किस प्रकार का सुधार किया जा सकता है, तो आज अपन गांधी जी के उन विचारों को देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं आर्थिक विचारों की जब अपन चर्चा करते हैं तो मैं एक डायग्राम बनाता हूं, साथ साथ आप भी बनाते रहिए। पूंजीवाद का विरोध, पूंजीवाद का विरोध। अब देखिए, गांधी जी पूंजीवाद का विरोध करते हैं क्योंकि गांधी जी जो थे वो एक सामाजिक, अर्थात अपन बोल सकते हैं उसको, एक सामाजिक जो व्यवस्था है उस चीज का वो समर्थन करते थे। समाजवादी जो व्यवस्था थी उसका वो समर्थन करते थे। अब गांधी जी पूंजीवाद का विरोध क्यों करते थे? अब देखिए कि पूंजीवाद जो होता है, पूंजीवाद में क्या होता है कि यहाँ उनकी जो नीतियां होती हैं वो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। पूंजीवादी जो व्यवस्था का आप अध्ययन करोगे, यहाँ व्यक्ति जितनी पूंजी लगा सकता है, जितना लाभ है वो कमा सकता है।
लेकिन पूंजीवादी जो व्यवस्था जो ब्रिटिश सरकार ने भारत के अंदर जो लागू की थी, उसका भारतीय व्यवस्था पे विपरीत प्रभाव पड़ा था। गांधी जी ने कहा कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है, पूंजीवादी जो बाजारीकरण है, इसके आधार पे क्या होता है कि पूंजीपति केवल और केवल जो भी कार्य करता है वो केवल और केवल अपने लाभ के लिए कार्य करता है। यहां उसका उद्देश्य जो है वो केवल और केवल अपना लाभ, अपना हित कैसे पूरा किया जाए, उसका सामाजिक सरोकार से, यानी पूंजीपति का जो है वो सामाजिक जो सरोकार है उससे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है। वो केवल और केवल अपने हितों की पूर्ति पर ही बल देता है। और जबकि भारत की जो व्यवस्था है, भारत का जो परिवेश है, उसमें ये पूंजीवादी व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं एक विरोधी के तौर पे अपन उसको देख सकते हैं। गांधी जी ने इसको, इसीलिए गांधी जी ने इसका विरोध किया था कि पूंजीवादी व्यवस्था भारतीय समाज के लिए सही नहीं है, क्योंकि भारतीय समाज जो है वो एक निर्धन तबके का समाज है, अतः अधिकांश जनता जो है गांवों में निवास करती है। और यहां इस प्रकार की अगर एकाधिकार की व्यवस्था हो जाएगी तो यहां पे पूंजीपति ही अपनी वस्तु की जो दर है वो तय करेगा और मनमाने तरीके से उसकी दर तय करेगा और अपना लाभ कमाएगा, और जो पैसा होगा वो विदेशों में जाएगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो धीरे धीरे खोखली हो जाएगी। इसलिए गांधी जी जो थे वो पूंजीवाद का विरोध करते हैं और समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है उसका समर्थन करते हैं। यहां आप देख सकते हैं समाजवादी व्यवस्था का समर्थन। अब समाजवादी व्यवस्था में क्या होता है कि इसमें जितने भी संसाधन के जो सोर्सेस के जो उपक्रम होते हैं उन पे शासन का एकाधिकार रहता है, एक शासन के नियंत्रण में रहता है, लेकिन वहां उसका उपभोग जो होता है वो सामाजिक हित में किया जाता है। जहां जिसको जितनी आवश्यकता होती है उन आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके उसका उपभोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो पहली चीज आ गई पूंजीवाद का विरोध। दूसरी चीज अपन देखते हैं, तो आपने पढ़ा भी है पहले भी, औद्योगिकरण की क्रांति हुई थी। आपको पता है, छोटी क्लासों में भी आपने पहले अध्ययन किया है। तो गांधी जी ने औद्योगिकरण का भी विरोध किया। औद्योगिकरण का विरोध, साथ साथ आप लिखते रहे इनको। अब देखिए औद्योगिकीकरण का विरोध कैसे। अब आपको पता है औद्योगिकीकरण, ये यूरोप के अंदर जब औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी तो यहां इस क्रांति के परिणाम स्वरूप, इसको अपन मशीनीकरण भी बोल सकते हैं, अर्थात मशीनीकरण का मतलब हो गया मशीनों का आविष्कार। बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार हुआ। अब बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार हुआ तो निश्चित तौर से उत्पादन जो था वो भी बढ़ा, क्योंकि मशीनों के द्वारा जो उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी हुई। क्योंकि हाथ के द्वारा जब अपन हस्त जो उद्योग थे, दस्तकारी पे आधारित जो उद्योग थे, कुटीर उद्योग अपन जो चर्चा करते हैं, जो हाथ की कला पे आधारित थे, वहां पे किसी वस्तु को बनाने के लिए मान लीजिए कि 1 दिन का समय लगता है, उसी वस्तु का निर्माण जो है बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होने से वो है वो कुछ ही समय के अंदर वो तैयार हो गई। अब देखिए क्या होता है कि इस मशीनीकरण के युग के कारण बड़े बड़े कारखाने, उद्योगों की स्थापना हुई, जिसके कारण उत्पादन जो था, उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। अब जब उत्पादन में बढ़ोतरी हुई तो उस उत्पादित सामान जो था उसको बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता अर्थात मंडियों की आवश्यकता महसूस हुई। तो ऐसी स्थिति में यहां इस औद्योगिकीकरण के कारण किस चीज का जन्म होता है वो देखिए। अब यहां औद्योगिकरण क्रांति के कारण उपनिवेशीकरण का उदय, यह भी इसका आधार बन जाता है। उपनिवेशीकरण का जो दौर था उसका आविष्कार जो था, अपन देखते हैं कि यहां जो मशीनीकरण का जो युग प्रारंभ हुआ, इसके कारण उत्पादन में बढ़ोतरी हुई और उस उत्पादित सामान को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता महसूस हुई, और इस बाजार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इन राष्ट्रों ने क्या किया, उपनिवेशों की तलाश प्रारंभ कर दी। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या आती है इसमें, दूसरी चीज आती है कि यहां उत्पादन के लिए इन मशीनों में जो बड़ी बड़ी मशीनें स्थापित की गई हैं, इनमें उत्पादन को तैयार करने के लिए कच्चे सामान की, जो कच्चा मटेरियल जो था उसकी आवश्यकता हुई।
तो यहां दूसरी चीज है कच्चा सामान की मांग बढ़ी। अब कच्चे सामान की मांग बढ़ी तो यहां अंग्रेज जो थे उन्होंने भारत के अंदर जो कच्चा सामान जो था वो विदेशों में भेजना प्रारंभ कर दिया। अब यहां से कच्चा सामान जो था वो यहां इन बड़े बड़े उद्योगों में तैयार होने लगा। यहां से सस्ती दर पे ये सामान जो था, कच्चा मटेरियल जो था वो सस्ती दर पे विदेशों में भेजा जाने लगा और यहां इन कारखानों के अंदर इनको तैयार कर करके और बड़ी कीमत पे पुनः उन्हीं राष्ट्रों में जहां जो उपनिवेश थे वहां उनको भेजा जाने लगा। तो इसका मतलब इस औद्योगिकरण के कारण एक तो उपनिवेशीकरण यानी साम्राज्यवाद की जो नीति थी उसकी बढ़ोतरी हुई, दूसरी जो थी जो कमजोर राष्ट्र थे जिनको उपनिवेश के तौर पे उन्होंने अपना उपनिवेश बनाया, उनसे जो कच्चा मटेरियल था वो विदेशों में जाने लगा। तो ऐसी स्थिति में यहां इन राष्ट्रों के अंदर जो इनके खुद के जो उद्योग थे, छोटे उद्योग थे, वो उद्योग धीरे धीरे क्या हो गए, बंद होने के कगार पे हो गए, क्योंकि यहां से कच्चा सामान यहां जाने लगा और यहां का जो तैयार सामान था वो यहां के बाजारों में आने लगा। अब देखिए यहां से एक प्रतिस्पर्धा का युग प्रारंभ होता है जो आगे चल करके अपन देखते हैं, कुटीर उद्योगों के संदर्भ में देखेंगे। तीसरा जो पॉइंट बना रहे हैं अपन वो देखिए आप, कुटीर उद्योग, यानी अपन कुटीर उद्योगों की जो बात करते हैं तो गांधी जी ने कुटीर उद्योग का समर्थन किया है। गांधी जी ने कुटीर उद्योगों का क्या किया है, समर्थन किया है, क्योंकि गांधी जी क्या कहते हैं कि ये कुटीर उद्योग है वो भारत को क्या बनाते हैं, भारत को आत्मनिर्भर बनाते हैं, आत्मनिर्भर बनाते हैं। दूसरी चीज है इन कुटीर उद्योगों के कारण ही जो गांव है वो स्वावलंबी यानी खुद पे अपने आप का जो एक कार्यशैली है उसको जीवित रखते हुए अपनी जो कला है उसका जो प्रयोग है वो इन कुटीर उद्योगों के माध्यम से अपनी कला का जो है वो प्रदर्शन भी करते हैं। तो यहां अपन देखते हैं कि गांधी जी कुटीर उद्योगों का समर्थन करते हैं, क्योंकि कुटीर उद्योग जो थे इस औद्योगिकीकरण के कारण कुटीर उद्योग जो भारत के थे वो समाप्त हो रहे थे। अब समाप्त कैसे हो रहे थे वो मैंने आपको इस कड़ी के अंदर आपको बता दिया कि औद्योगिकरण के कारण बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार हुआ और बड़ी बड़ी मशीनों से जो उत्पादन की जो क्षमता थी वो भी बढ़ने लगी। अब जब उत्पादन की क्षमता बढ़ी तो उस उत्पादित सामान को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता महसूस हुई। तो ऐसी स्थिति में जो अपन औपनिवेशीकरण युग की चर्चा करते हैं, साम्राज्यवाद की जब चर्चा करते हैं तो उसका उदय होता है और इस प्रकार जो कमजोर राष्ट्र थे उन पे उन्होंने अपना एकाधिकार कर लिया था, यानी उनके बाजार जो थे वो पूर्णतः इनके नियंत्रण में आ गए थे। तो ऐसी स्थिति में उनके बाजारों में यहाँ जो उत्पादन की जो लागत थी वो भी अपने हिसाब से तय करते थे। लेकिन जब अपन कुटीर उद्योगों की चर्चा करते हैं तो कुटीर उद्योगों के अंदर कोई भी वस्तु जो है वो तैयार होती है उसकी लागत जो थी वो इस औद्योगिकरण से जो उत्पन्न जो सामान था उससे अधिक थी, जिसके कारण भारत के अंदर जो कुटीर उद्योग थे वो बंद होने के कगार पे आ गए थे। तो गांधी जी ने कुटीर उद्योग जो थे उनका समर्थन किया और उन्होंने कहा कि ये कुटीर उद्योग जो है भारत को आत्मनिर्भर बनाते हैं, गांवों को स्वावलंबी बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि यहाँ जो लोग जो हैं उनके संपूर्ण जो परिवार जो है वो आजीविका की अगर हम चर्चा करते हैं तो सभी इसी चीज पे वो निर्भर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा ये पॉइंट्स हैं, आप अपनी नोटबुक में तैयार करते रहे साथ साथ में। इसके अलावा था अपरिग्रह का सिद्धांत। ये कई बार पूछा भी जाता है, एग्जाम में भी आता है, छोटे अंक 2 अंक का जो सवाल आता है उसमें पूछा भी जाता है अपरिग्रह का सिद्धांत।
गांधी जी ने अपरिग्रह का सिद्धांत दिया है। इसमें क्या कहते हैं गांधी जी? कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है उसके पास आवश्यकता से अधिक धन या जो भूमि है, आवश्यकता से अधिक वो भूमि है, उसको जो समाज के निर्धन जो लोग हैं उनमें बांट देनी चाहिए। यानी भारत के अंदर जो गरीब लोग हैं उनके पास आजीविका का कोई सोर्स नहीं है, ना कोई भूमि है, ना कोई किसी प्रकार का कोई छोटा मोटा उद्योग है, तो ऐसे लोगों के लिए गांधी जी ने अपरिग्रह का एक सिद्धांत दिया था, जिसमें कोई भी व्यक्ति जिसके पास आवश्यकता से अधिक धन या भूमि है उसको, उससे क्या है, उसको उसका संरक्षण बना देना है। यानी मान लीजिए कोई ये ए व्यक्ति है, ये ए व्यक्ति है जिसके पास ये भूमि है। अब यहां इसको आजीविका के लिए, आवश्यकता के लिए केवल और केवल इतनी भूमि की आवश्यकता है, इसका मालिक तो ये रहेगा, लेकिन बाकी की जो भूमि है, ये जो भूमि है इसको जो निर्धन लोग हैं, निर्धन जो व्यक्ति हैं उन निर्धन व्यक्तियों को दे देनी चाहिए, और ये जो व्यक्ति है इस भूमि का क्या बन जाएगा? संरक्षक बन जाएगा, इसको इसका संरक्षक बना दिया जाए। तो यहां अपरिग्रह के सिद्धांत में गांधी जी ये बात कहते हैं। इसके अलावा अपन चर्चा करते हैं नेक्स्ट जो है इसका सिद्धांत गांधी जी का, वो है वर्ग सहयोग परबल। अब देखिए वर्ग सहयोग की बात करते हैं, जबकि आपने पढ़ा हो, कहीं देखा हो, कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत आता है, और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की जब अपन चर्चा करते हैं तो कार्ल मार्क्स क्या कहता है वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में कि दो जो वर्ग हैं उनमें हमेशा हितों को लेकर के टकराव की स्थिति जो है वो बनी रहती है, और ये टकराव की स्थिति को वो क्या कहता है? संघर्ष का नाम देता है। यानी कि दोनों जो वर्ग हैं उनमें संघर्ष पाया जाता है। अब देखिए कैसे, जैसे अपन जमींदार और दूसरा अपन किसान की बात करें, ये वर्ग दो वर्ग हैं अलग अलग, एक जमींदार वर्ग है और एक किसान वर्ग है। अब यहां ये अलग वर्ग है, ये अलग वर्ग है, यहां दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति रहती है। किसके अनुसार? कार्ल मार्क्स के अनुसार संघर्ष की स्थिति। ये संघर्ष की स्थिति कौन कहता है? मार्क्स कहता है। इसके अलावा जैसे अपन औद्योगिकरण की बात करते हैं तो इसमें फिर दो वर्ग आते हैं औद्योगिकरण में। एक तो होता है पूंजीपति और दूसरा होता है मजदूर। यहां इन दोनों के बीच में भी क्या रहती है? संघर्ष की स्थिति रहती है। यह भी कार्ल मार्क्स कहता है, जबकि गांधी जी किस चीज की बात कर रहे हैं? यहां पे ये शब्द देखिए आप, सहयोग की बात कर रहे हैं कि हर समय जो है, जो ये वर्ग जो है इसमें संघर्ष नहीं होता है। इनके जो हित होते हैं उनके आधार पे अपन को इनमें एक टकराव की स्थिति दिखाई देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सहयोग नहीं पाया जाता। गांधी जी कहते हैं कि वर्गों के अंदर जो सहयोग है वो भी पाया जाता है, वर्गों में सहयोग देखने को मिलता है। तो इस प्रकार गांधी जी जो थे वो सहयोग की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो पूंजीपति और मजदूर है इनके जो हित है वो एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ये नहीं है कि इसके हित जैसे ए के हित बी से अलग है, इनके टकराव हो सकता है, लेकिन हित जो है, हितों में समानता आती है, और ये समानता ही किस चीज पे बल देती है? वर्ग सहयोग पर बल देती है। इसके अलावा अपन और चर्चा करते हैं गांधी जी के सिद्धांतों की। तो अपन यहां पे देखते हैं ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। अब गांधी जी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की जब चर्चा करते हैं तो आपको पता है कि समाज के अंदर जो पूंजीपति वर्ग है
गांधी जी ये निजी संपत्ति का, मैंने कल राज्य के बारे में एक चर्चा की थी आपके साथ कि गांधी जी जब राज्य के आदर्श राज्य की रूपरेखा तैयार करते हैं तो उसमें भी इस ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत करते हैं। लेकिन गांधी जी निजी संपत्ति का विरोध नहीं करते, निजी संपत्ति का भी समर्थन करते हैं, लेकिन व्यक्ति के पास निजी संपत्ति जो है वो उसकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए उतनी संपत्ति उसके पास होनी चाहिए। तो यहाँ ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी यही कहता है कि समाज में जो पूंजीपति वर्ग है, जमींदार वर्ग है या आर्थिक रूप से जो भी सक्षम वर्ग है, उनके पास जो आवश्यकता से अधिक जो पूंजी है, आवश्यकता से अधिक जो भूमि है, उस भूमि का राज्य को क्या कर लेना चाहिए, अधिग्रहण कर लेना चाहिए, राज्य को उनको ले लेना चाहिए और एक ट्रस्ट बना देना चाहिए। और उस भूमि का जो उपभोग है वो सामूहिक रूप से जो समाज के जो निर्धन वर्ग है उस निर्धन वर्ग के लिए किया जाना चाहिए, ताकि वो उस भूमि से या उस धन से जो भी कार्य करते हैं उससे अपनी आजीविका का अर्थात जीवन यापन का जो कार्य है वो संपन्न कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है उसकी आजीविका जो है वो राज्य के द्वारा सुनिश्चित होनी चाहिए। तो इस प्रकार गांधी जी जो है वो ट्रस्टीशिप सिद्धांत के माध्यम से इसको प्रन्यास का सिद्धांत भी कहते हैं। अर्थात इसका सीधा सा अर्थ यही है कि आवश्यकता से अधिक जिनके पास भूमि है उनका अधिग्रहण कर करके उसका उपभोग जो एक ट्रस्ट बना करके उनको जिनकी ये भूमि, जिनका जो धन था, उनको उनका संरक्षण नियुक्त किया जाए और उसका जो उपभोग है वो सामूहिक रूप से समाज के उन गरीब लोग जो हैं, निर्धन जो लोग हैं, उनके द्वारा किया जाना चाहिए या उनके लिए किया जाना चाहिए। तो गांधी जी इस प्रकार आर्थिक जो विचार जो उन्होंने दिए थे भारत के संदर्भ में, तो ये जो इनके सिद्धांत हैं ये मुख्य रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें जो उन्होंने बताई थी। पहला था पूंजीवाद का विरोध, दूसरा था औद्योगिकरण का विरोध, तीसरा था कुटीर उद्योगों का समर्थन, चौथा अपन ने देखा था अपरिग्रह का सिद्धांत, पांचवा था वर्ग सहयोग पर बल और छठा था ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। इस प्रकार ये जो 6 इनके जो बिंदु हैं ये बिंदु गांधी जी के आर्थिक विचारों को स्पष्ट करते हैं, क्योंकि भारत की जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जो बुनियाद है वो कहीं ना कहीं अपन को इन्हीं बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट होती हुई दिखाई देती है। क्योंकि बुनियाद की अपन चर्चा करते हैं तो गांधी जी ने पूर्णतः इन चीजों को हमारे सामने से रखा है, हमने देखा है इनको कि औद्योगिकरण का विरोध उन्होंने क्यों किया था, औद्योगिकरण के कारण किस प्रकार का समाज के अंदर नुकसान जो था वो अपने को देखने को मिला, कुटीर उद्योगों का समर्थन उन्होंने क्यों किया, क्योंकि वो कहते हैं कि कुटीर उद्योग जो है भारत को आत्मनिर्भर बनाते हैं। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी जो जर्जर हो चुकी थी, खोखली हो चुकी थी, जिसके पीछे ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी, दमनकारी जो नीतियां थी, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था जो थी वो कमजोर हो चुकी थी, उसको पुनः ऊपर उठाने के लिए गांधी जी ने ये महत्वपूर्ण जो सुझाव जो थे वो उन्होंने रखे थे। तो आप एक बार इनको नोट कर लीजिए, ये मुख्य जो बिंदु है इनको आप नोट कर लीजिए एक बार। तो आज की क्लास में अपन इतना ही। अपन गांधी जी के जो सामाजिक विचार हैं वो अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।